हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज चैप्टर 13 ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस चैप्टर का नाम 7 एजेस भी है क्लास 9th के बुक में और बहुत सारे बुक्स में, तो उसको टेंशन नहीं लेना है, चैप्टर सेम है। और मैं लॉन्ग में न्यू इमेजेस का क्वेश्चन आंसर्स को मैं अभी करवा रहा हूँ, जिसमें आपको थिंक एंड आंसर, वेलवेट आंसर, ये सब कुछ एक जगह पे मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक दीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले है करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। मैंस एक्ट आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एजेस, तो वो है 7 एजेस। आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिस किया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे चैप्टर्स का लिंक मिल जाएगा इस बुक का, इसीलिए आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाट इज़ द वर्ल्ड, वर्ल्ड क्या है? एक स्टेज है। हु मिल्स एंड प्यूक्स, मतलब कौन रोता है और वॉमिटिंग करता है नर्स के आर्म में? वो है इन्फेंट, छोटा बच्चा। इन विच एक्ट डज मैन फील जेलस इन ऑनर, वो कब जेलस इन ऑनर होता है? वो है फोर्थ स्टेज। यहाँ पे जो ऑप्शन में नहीं दिया है, फोर्थ स्टेज में क्या है? फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में इन्फेंट होता है, छोटा बच्चा। सेकंड स्टेज में स्कूल गोइंग बॉय होता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। थर्ड स्टेज में होता है क्या? लवर होता है ना, थोड़ा बड़ा हो जाता है वो। फिर फोर्थ स्टेज में जब वो सोल्जर बनता है तब वो जेलस इन ऑनर होता है, गुस्सैल होता है, झगड़ा करने को आतुर होता है। तो फोर्थ स्टेज ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ पे सब गलत होंगे और फोर्थ स्टेज इसका आंसर होगा, मतलब सोल्जर वाला स्टेज। व्हेन डज मैन टर्न अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, तो चाइल्डिश ट्रेबल मतलब बच्चों की तरह आवाज़ उसका कब हो जाता है? तो वो फाइनल स्टेज में, जब वो मरने के क्लोज हो जाता है, जब उसका मृत्यु बहुत क्लोज हो जाता है, एकदम एक्सट्रीम ओल्ड एज हो जाता है तब। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। चलिए, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो भी फीडबैक हो ज़रूर दीजिए। कमेंट करने से मुझे भी अच्छा लगता है, आपका कमेंट मुझे देख करके बहुत अच्छा लगता है, रेस्पॉन्स होता है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो भी रहा है और कुछ सुधार का ज़रूरत है तो वो भी बताइए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि आप वीडियो को प्ले कीजिए, ऑडियो सुनिए। मैं इतना बोल रहा हूँ हिंदी में, आपके लिए ही बोल रहा हूँ। आप अगर स्किप कर देंगे तो अच्छा नहीं होगा वो आपके लिए, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि आप स्किप नहीं कीजिए वीडियो को, ओके? क्योंकि मैं आपको हिंदी में भी अच्छे से समझाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 7 एजेस ऑफ पर्सन्स लाइफ, मेंशन द नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच स्टेज। 7 स्टेज को बताना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बताना है। द 7 स्टेजेस एंड द नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच स्टेज आर एज फॉलोज। तो सबसे पहला जो है वो है इन्फेंट, ये आपको रट लेना है, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है एकदम, ठीक है? इन्फेंट स्टेज पहला। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि वो रोते रहता है और नर्स के आर्म में प्यूकिंग मतलब वॉमिटिंग करता है। देन होता है वो चाइल्ड, मतलब स्कूल गोइंग, यहाँ पे चाइल्ड के जगह पे आप स्कूल गोइंग बॉय भी लिख सकते हैं, सेकंड स्टेज, ओके? तो वो कंप्लेनिंग होता है, कंप्लेन करता रहता है, स्कूल नहीं जाना है, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बहुत सारा कंप्लेंट्स रहता है वो, तो कंप्लेनिंग उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। थर्ड, वो लवर बन जाता है ना? साइज फॉर हिज बिलव्ड, जो अपने बिलव्ड मतलब अपने प्यार के लिए, अपने प्रेमी के लिए वो आहें भरता है, उसको याद करता रहता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है ना? तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद आता है फोर्थ, सोल्जर। ये स्टेज वो जो है वो काफ़ी टफ होता है। रेडी टू सेक्रीफाइस इवन इज लाइफ फॉर ए शॉर्ट लिव्ड रेप्यूटेशन, वो मतलब अपने आप अपना जान को जो है खतरे में डाल देता है अपना शॉर्ट लिव्ड रेपुटेशन को पाने के लिए, मतलब थोड़ा भी नाम कमाने के लिए, अपना रेपुटेशन को बचाने के लिए वो कुछ भी कर गुजर सकता है ना, सोल्जर। फिफ्थ है जस्टिस या जज, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। जब वो ज्ञान की बातें करता है, लोगों को ज्ञान देता है। गिविंग सजेशंस एंड टॉक्स वाइज मतलब वाइज मतलब होता है बुद्धिमानी से बात करना। गिविंग सजेशंस एंड टॉक्स वाइज फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंस के जरिए से वो लोगों को ज्ञान देता है और अच्छी बातें करता है, बुद्धिमानी वाला बात करता है जज की तरह। देन ओल्ड एज आता है, लीन एंड चाइल्डिश ट्रेबल वॉइस, वो नीचे की तरफ झुक जाता है उसका आवाज़ भी जो है वो पतला हो जाता है कि नहीं? बच्चों की तरह पतला हो जाता है आवाज़, वो लीन हो जाता है मतलब आगे की तरह झुक जाता है। इसमें आप ये भी जोड़ सकते हो कि उसका जो मसल्स वगैरह है वो
लूज हो जाता है। देन सेवेंथ स्टेज है एक्सट्रीम ओल्ड एज, जब वो एकदम बूढ़ा हो जाता है, लास्ट स्टेज। सेकंड चाइल्डिशनेस इसको बोला गया है, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है। एंड मियर ऑब्लिवियन, मतलब ऑब्लिवियन का मतलब क्या होता है, जब वो सब कुछ मतलब कुछ भी उसको पता नहीं होता, अनअवेयर होता है कि उसके आजू बाजू में क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता है, सब भूल भाल चुका है वो। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द स्कूल बॉय वॉक एट स्नेल पेस? स्नेल के पेस से वो क्यों चलता है धीरे धीरे स्कूल बॉय? इज ही नॉट हैप्पी, क्या वो खुश नहीं है? द स्कूल बॉय वॉक्स एट अ स्नेल्स पेस बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहता है। ही इज़ नॉट हैप्पी टू गो टू स्कूल। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आंसर छोटा लिखाइए। ठीक है, अभी जितना आंसर होता है उतना तो लिखना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कमेंट करते हैं कि मुझे आंसर थोड़े बड़े चाहिए। तो अभी मैं क्या करूँ, मैं सोचता हूँ कि थोड़ा जस्टिफाइड आंसर हो, आंसर पूरा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको छोटा लगता है तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज मैन डू इन द थर्ड एक्ट? थर्ड एक्ट में मैन क्या करता है? पहला एक्ट में क्या करता है, इन्फेंट। दूसरा एक्ट में क्या होता है, वो कंप्लेनिंग स्कूल बॉय, जो स्कूल नहीं जाना चाहता। थर्ड एक्ट में क्या होता है, वो लवर बन जाता है। तो ऐसे बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। द मैन प्लेज द रोल ऑफ अ लवर इन द थर्ड एक्ट, सिंगिंग सॉन्ग अबाउट द ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड। अपने बिलव्ड, अपने प्रेमी के लिए गीत गाता है, आहें भरता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेक्स द सोल्जर क्विक इन क्वारल? मतलब सोल्जर जो है वो क्यों बहुत जल्दी झगड़ा कर लेता है, क्यों झगड़ा में आ जाता है? इन दिस एक्ट द मैन इज़ वेरी एग्रेसिव, वो बहुत एग्रेसिव होता है। एंड रेडी टू सेक्रीफाइस इवन इज लाइफ, अपना जान भी देने के लिए तैयार रहता है। फॉर अ शॉर्ट लिव्ड रेप्यूटेशन, दैट्स वाई ही इज़ क्विक इन क्वारल। मतलब अपना रेपुटेशन बचाने के लिए, जो रेपुटेशन क्षण भर के लिए, पल भर के लिए, उसके लिए भी वो अपना जान देने को तैयार रहता है, इसीलिए वो कभी भी झगड़ा करने को आतुर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज अ मैन प्ले हिज पार्ट एज द जस्टिस? जब वो जस्टिस बनता है तो अपना रोल कैसे निभाता है? द मैन इन हिज एक्ट यूजेज हिज एक्सपीरियंसेस एंड विजडम। इस एक्ट में, इस स्टेज में, वो जो मैन होता है वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को यूज़ करता है, अपना गुड नॉलेज को यूज़ करता है। गुड नॉलेज का मतलब ही होता है विजडम। वन वर्ड में गुड नॉलेज को क्या बोलते हैं, विजडम। ठीक है, उसको यूज़ करता है, लोगों को सजेस्ट करता है, एडवाइस देता है, ठीक है, और वाइज टॉक्स करता है, मतलब बुद्धिमानी वाला बात करता है। अब है A3 में एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जो आपके पोएम से लिया गया और उसके ऊपर फिर क्वेश्चन पूछा गया। ऑल द वर्ल्ड से स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स। पहला क्वेश्चन है इस पे, व्हाट हैज़ द वर्ल्ड बीन कंपेयर्ड टू एंड हाउ? वर्ल्ड को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है और कैसे? द वर्ल्ड हैज़ बीन कंपेयर्ड टू अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर प्लेयर्स इन दिस स्टेज। ठीक है, अगर आपको इस आंसर को छोटा करना है तो आप सीधा सीधी लिख सकते हैं द वर्ल्ड हैज़ बीन कंपेयर्ड टू अ स्टेज। लेकिन आप अगर पूरा लिखेंगे तो ये थोड़ा अच्छा लगता है, एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर प्लेयर्स इन दिस स्टेज, और कोई बात नहीं है। दे इंटर्स एंड एग्जिट्स, इंटर भी करते हैं, एग्जिट भी करते हैं। इंटर मतलब बर्थ और एग्जिट मतलब डेथ। फ्रॉम द प्ले इन टाइम, समय होने पे वो लोग जन्म लेते हैं, समय होने पे वो लोग चले भी जाते हैं। अब एग्जिट्स और एंट्रेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरा चांसेस है इसमें। पहला क्वेश्चन जो है, 7 एजेस जो होते हैं, 7 स्टेज जो होता है वो क्या क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पॉइंट्स और लाइंस जो अच्छे से ध्यान से देखो, समझो। एग्जाम में कुछ भी वैसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये सब ज़्यादातर पूछा जाता है। एग्जिट्स एंड एंट्रांसेस रेफर्स टू डेथ एंड बर्थ। डेथ और बर्थ को रेफर करता है ऑफ ह्यूमन बींग्स। Just like the actors exits and entrances in a drama, human beings have their exits and entrances in this world as death and birth। जिस तरह से एक्टर और एक्ट्रेस जो है अपना एग्जिट और एंट्रांस रखता है कोई ड्रामा के अंदर में, उसी तरह से ह्यूमन बींग, इंसान का भी एंट्री है इस दुनिया में और एग्जिट है। कैसे? एज डेथ होता है और बर्थ भी होता है। नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन्स। अब जो पहला लाइन है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो वर्ल्ड को स्टेज के साथ तुलना किया गया है। तो यहाँ पे देखो लाइक एज यूज़ नहीं किया गया, बिना लाइक को यूज़ किए कंपेयर किया गया। जब लाइक को यूज़ नहीं करते हैं,
लाइक वर्ड जो है इसको यूज़ नहीं करते हैं, एज को नहीं यूज़ करते हैं, तब कंपेयर किया जाता है तो होता है क्या, मेटाफॉर। और एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मिररली प्लेयर्स, मेन एंड वुमेन को प्लेयर के साथ कंपेयर किया गया है, बिना लाइक को यूज़ किए हुए, बिना एज को यूज़ किए हुए, तो फिर से मेटाफॉर। ठीक है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रांसेस, तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जिट्स और एंट्रांस जो है इसमें ई लेटर बार बार आया है, 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन हो गया। ठीक है, लेटर्स का रिपीटेशन है, सेम लेटर साउंड का। अब है नंबर 2 का जो एक्सट्रैक्ट है वो, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन, विच सीन इज बीइंग स्पोकन अबाउट हियर। यहाँ पे किस सीन का बात किया जा रहा है ना, एक्सट्रीम ओल्ड एज जो है, जो कि लास्ट स्टेज होता है, उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। हाउ इज द लास्ट एक्ट लाइक सेकंड चाइल्डहुड, लास्ट वाला जो एक्ट है एक्सट्रीम ओल्ड एज, वो चाइल्डहुड की तरह कैसे है, बचपन की तरह कैसे है। द लास्ट स्टेज इज एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ पर्सन बिकम्स डिपेंडेंट ऑन अदर्स एंड हैव नो टीथ जस्ट लाइक बेबीज, दैट्स वाई दिस एक्ट इज लाइक चाइल्डहुड, सेकंड चाइल्डहुड। तो ये जो एक्ट है, 7वां जो एक्ट है, जिसमें इंसान एकदम बूढ़ा हो जाता है बच्चों की तरह, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो जाता है बच्चों की तरह, और उसी तरह से बच्चों की तरह उसके पास दांत भी नहीं होते हैं, है ना। नंबर सी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेज, इस स्टेज का लास्ट स्टेज जो है बुढ़ापा का, एकदम बुढ़ापा का, एक्सट्रीम बुढ़ापा, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। द ओल्ड मैन बिकम्स डिपेंडेंट ऑन अदर्स एंड हैव नो टीथ, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि लोगों पे डिपेंडेंट हो जाता है, उसका दांत भी नहीं रहता है। आप चाहो तो कॉमा देकर के और लिख सकते हो कि उसका आंखों का रोशनी कम हो जाता है, आई पावर डिक्रीज हो जाता है कि नहीं। उसका बॉडी का हर एक पावर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, बॉडी का सारा स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है। द मैन लूजेज हिज मेमोरी, सेंसेस एंड स्ट्रेंथ इन हिज स्टेज, सब कुछ, मेमोरी खत्म हो जाता है उसका, सोचने समझने का शक्ति, याद रखने का शक्ति, सारे सेंसेस, उसके बाद कुछ काम नहीं करता सेंसेस, डाइजेशन कम हो जाता है, बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो घट जाता है इस स्टेज में। तो ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। अब आता है थिंक एंड आंसर, विच स्टेज डू यू थिंक, देखो यहाँ पूछा गया डू यू थिंक, मतलब मेरे से, आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है, आपको क्या लगता है वो आंसर में दीजिएगा। विच स्टेज डू यू थिंक इज़ द हैप्पीएस्ट एंड विच इज़ सैडेस्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, हो सकता है आपके अनुसार कोई स्टेज अच्छा हो सकता है मेरे अनुसार कोई स्टेज अच्छा हो, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप वो लिखेंगे आंसर में जो आपको पसंद है, जो स्टेज लगता है कि आपको खुशहाल स्टेज है वो लिखिए, लेकिन रीज़न भी दीजिए, और कौन सा स्टेज सैड है वो भी लिखिए और रीज़न भी दीजिए। आप, मुझे जो लगता है वो मैंने लिखा है, आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आंसर को एलाबोरेट करके बड़ा भी कर सकते हैं या फिर कम करके छोटा भी कर सकते हैं, आपको जैसा इच्छा है, क्योंकि थिंक एंड आंसर में आपको खुद ही लिखना होता है। आई थिंक, मेरे हिसाब से, आई थिंक द 5th स्टेज जस्टिस और जज जो है इज़ हैप्पीएस्ट स्टेज। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो 5वां स्टेज है, जो जस्टिस जब बन जाता है इंसान, वो हैप्पीएस्ट स्टेज है। क्यों क्यों, तो क्यों का आंसर ज़रूर देना है, तभी आंसर पूरा होगा। क्यों, बिकॉज इन दिस स्टेज ही इज़ स्टेबल, इस स्टेज में वो स्टेबल हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, वो नॉलेजेबल रहता है, उसके पास नॉलेज रहता है, और बुद्धिमान भी होता है, वाइज होता है वो, मतलब ऐसा जगह पे वो पहुंच जाता है जब उसके पास सब कुछ होता है लाइफ में, और वो आराम का ज़िंदगी जी रहा होता है, एक्सपीरियंस भी है, शान भी है, इज्जत भी है ना। ए जस्टिस इज़ फुल ऑफ वाइज सेइंग्स, जस्टिस जो होता है वो ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर में वाइज सेइंग्स, माने बुद्धिमानी वाला बात जो है, कहावत जो है, ये सब भरा हुआ रहता है, एंड मॉडर्न एग्जाम्पल्स, और मॉडर्न एग्जाम्पल्स भी वो बहुत देता है लोगों को एडवाइस करने के दौरान। आई थिंक द लास्ट स्टेज एक्सट्रीम ओल्ड एज इज़ द सैडेस्ट स्टेज, आखिरी स्टेज जो है ओल्ड एज का, एक्सट्रीम ओल्ड एज का, 2 ओल्ड एज है यहाँ पे, एक ओल्ड एज है 6ठा और एक ओल्ड एज है 7वां। तो 7वां वाला जो ओल्ड एज है, जब इंसान मरने के कगार पे आ जाता है, वो वाला जो है वो सबसे खराब, सैडेस्ट है, उदास हो। एज द पर्सन बिकम्स डिपेंडेंट ऑन अदर्स, क्योंकि यहाँ पे पर्सन जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है, एंड हैव नो टीथ, उसके पास दांत भी नहीं होता है, तो सोचो कितना दिक्कत होता होगा उसको। द मैन लूजेज हिज मेमोरी, वो अपना मेमोरी मतलब अपना याददाश्त को कम हो जाता है,
उसके सेंसेस, देखने का जो है, उसको जो छूने का, उसके जो सुनने का जो पावर है वो सब कम हो जाता है। एंड स्ट्रेंथ इन दिस स्टेज, और स्ट्रेंथ जो है वो भी कम हो जाता है, सब कुछ लूज़ हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है सिवाय शरीर के, और वो शरीर भी कोई काम का नहीं होता है, मीन्स सब खत्म होने के कगार पे होता है। इसीलिए ये वाला स्टेज, आखिरी वाला स्टेज जो है वो काफ़ी सैडेस्ट है। आपको क्या लगता है सैडेस्ट कौन सा स्टेज है, वो आप लिखिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो लिखा वही लिखेंगे। व्हाट इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में क्या इज़ द थीम ऑफ मोनोलॉग, इस मोनोलॉग का क्या थीम होना चाहिए। ऑल द वर्ल्ड्स इज अ स्टेज, ये जो मोनोलॉग है, मोनोलॉग का मतलब मैंने बताया भी है चैप्टर एक्सप्लेनेशन के स्टार्टिंग में कि मोनोलॉग मतलब होता है कोई इंडिविजुअल, कोई इंसान जो है खुद ही वो जो पोएम है वो बोल रहा है, वो जो लिखा हुआ है वो बोल रहा है खुद, तब वो मोनोलॉग कहलाता है। तो वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये जो पोएम है मोनोलॉग, ये आपके ओपिनियन में ये जो इसका थीम क्या है बेस इसका। इन माई ओपिनियन द थीम ऑफ द मोनोलॉग इज थिंग्स आर नॉट परमानेंट। इसका थीम क्या है इस पोएम का, कि जो थिंग्स है, कोई भी चीज़ जो होता है वो सब कुछ परमानेंट नहीं होता है। किसी का जन्म होता है तो उसका मृत्यु भी जरूर होता है। स्पेशली द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन्स लाइफ, है ना, स्पेशली ह्यूमन का जो लाइफ है उसमें जो स्टेजेस आते हैं वो परमानेंट नहीं होता। कल हम लोग छोटे थे, बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर के ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग यहाँ हमेशा नहीं रहने वाले इस दुनिया में। वही बोला जा रहा है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ को ख़त्म होना ही है एक दिन। विलियम शेक्सपियर कंपेयर्स द वर्ल्ड विथ अ स्टेज, विलियम शेक्सपियर जो है वर्ल्ड को स्टेज के साथ कंपेयर किए हैं। एंड कंसिडर्स ऑल द ह्यूमन बींग्स मेरिली द एक्टर्स, और उन्होंने सारे ह्यूमन बींग्स को एक्टर्स कहा है। हु हैव अ एंट्रांस एंड एग्जिट, जिसके पास एक एंट्रांस है दुनिया में आने के लिए और एक एग्जिट भी है दुनिया से जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है वैल्यूएट क्वेश्चन, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। देख रहे हो ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है जो कभी बदले नहीं, जो कभी चेंज ना हो, फिक्स हो। तो चेंज जो होता है दुनिया में ना, ये फिक्स है कि चेंज तो होगा ही होगा। इस दुनिया में चेंज तो होगा ही होगा। मौसम बदलते रहते हैं, बदलते ही रहेंगे, एक मौसम कभी नहीं रहेगा। इंसान बदलेंगे, उसका फितरत है, बदलेगा नहीं तो दुनिया कैसे चलेगा। तो चेंज जो है, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, मतलब चेंज होना ही है। यही बात जो है ये परम सत्य है, यही फिक्स है। इस सेंटेंस का ये मीनिंग है। शेयर विथ योर क्लास अ सिचुएशन वेयर यू हैड टू क्विकली एडजस्ट टू चेंजेस ओवर विच यू हैड नो कंट्रोल। आपको क्लास में डिस्कस करना है, बताना है कि आपके सामने ऐसा सिचुएशन आया है, ठीक है, जहाँ पे आपको क्विकली एडजस्ट करना पड़ा है, सिचुएशन बदल गया है, चेंज आ गया है और आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपको कैसे एडजस्ट करना पड़ा वो बताना है। रिलेट व्हाट द एक्सपीरियंस टॉट यू, और वो एक्सपीरियंस आपको क्या सिखाता है। डिड इट मेक यू रिलेक्टेंट, क्या वो आपको अनविलिंग करता है, मतलब रिलेक्टेंट मतलब अनविलिंगली, मतलब आपको इच्छा नहीं होता है करने का। वो जो चेंज आ रहा है, वो जो चेंज आ रहा है जहाँ पे आपको भेजा गया है मान लो, तो वो चेंज के लिए आप रेडी नहीं है, आपको करने का मन नहीं है, उसको अपनाने का मन नहीं है, या फिर आप आगे देखेंगे चेंज आ रहा है तो उसको आप अपना लेंगे। चलिए, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट मीन्स दैट द वर्ल्ड इज़ ऑलवेज चेंजिंग एंड सो आर द पीपल। दुनिया भी बदल रहा है, लोग भी बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा, ठीक है। गाना है ना, मौसम की तरह तुम भी बदल ना जाना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मौसम की तरह मैं बदलूंगा ही, है ना, बदलना ही है, प्रकृति का नियम है, उसको बोलना। अगर आपसे कोई बोले कि मौसम की तरह बदल मत जाना, उसको बोलना डियर चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, तो चेंज तो होना ही है कि नहीं। व्हेन माय फादर गॉट ट्रांसफर्ड, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, आपके साथ क्या हुआ है वो भी बताइए, इस तरह से आपको बताना है। व्हेन माय फादर गॉट ट्रांसफर्ड टू अदर प्लेस, जब मेरे फादर कोई दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र हो गए जॉब में, आई हैव टू चेंज माई स्कूल ऑल्सो, मुझे स्कूल भी चेंज करना पड़ा, है कि नहीं, दूसरे जगह पे चले गए तो आई गॉट न्यू इन्वायरमेंट, मैंने न्यू इन्वायरमेंट पाया, एंड न्यू पीपल अराउंड मी, और मेरे अराउंड में न्यू पीपल भी पाए गए। एंड आई हैड टू क्विकली एडजस्ट टू द चेंजेस, और मुझे बहुत ही जल्दी क्विकली चेंजेस को एडजस्ट करना पड़ा।
न्यू इन्वायरमेंट टॉट मी हाउ टू अडाप्ट विथ चेंज इन आवर लाइफ। ये जो न्यू इन्वायरमेंट आया, ये मुझे सिखाया कि कैसे सडन चेंजेस जब लाइफ में आ जाता है तो हम लोग कैसे उसको अडाप्ट करते हैं। मतलब ये हुआ कि एक बच्चे का जो फादर है उसको ट्रांसफ़र होता है, तो बच्चे को भी साथ में जाना होता है और उसका स्कूल चेंज हो जाता है। स्कूल चेंज होने की वजह से उसको नया इन्वायरमेंट मिलता है, चेंज इन्वायरमेंट मिलता है, टीचर्स अलग मिलते हैं, लोग अलग टाइप के बातें करते हैं, तो ये बच्चा को वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है कि नहीं, नए इन्वायरमेंट में। लेकिन उसके पास और कोई चारा होता नहीं, उसको कंट्रोल नहीं होता उस सिचुएशन पे, क्योंकि उसको वहाँ पे पढ़ना ही होगा। तो उस चीज़ को वो अडॉप्ट करता है अपने अंदर, खुद को वो चेंज करता है, उस चेंज के अनुसार वो अपने आप को ढालता है। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है, डिड इट मेक यू रिलक्टेंट टू चेंज और लुक फॉरवर्ड, क्या ये आपको अनविलिंग करता है चेंज की तरफ या फिर आप आगे लुक फॉरवर्ड करते हैं? नो, इट डिड नॉट मेड मी रिलक्टेंट टू चेंज। मतलब ये मुझे अनविलिंग नहीं करता चेंज की तरफ, मतलब मैं पॉजिटिव हूँ चेंज को लेकर के, ठीक है। इनफैक्ट इट हेल्प मी टू लुक फॉरवर्ड इन लाइफ, जबकि मुझे उल्टा ये हेल्प किया, ये जो चेंजेस आया लाइफ में, इससे मुझे और हेल्प मिला, ताकि मैं अब लाइफ को और आगे की तरफ देख रहा हूँ, फॉरवर्ड हो रहा हूँ आगे की तरफ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जो भी चेंजेस लाइफ में आया मैंने उसको एक्सेप्ट किया, उससे कुछ ज्ञान की बातें सीखी, मैंने उससे एक्सपीरियंस लिया और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चेंज आ रहा है लाइफ में तो आने दो, और भी चेंज आएंगे तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, ऐसा मेरा कहना है इस आंसर में, ठीक है। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।